नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि कल आप लोगों को बताया गया था और आज भी आप लोगों को सूचना दी गई थी ग्रुप में कि आज जो है वो आपका केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, ठीक है। और इसमें आपके जो है वो 60 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम आपका जो है वो 30 मिनट रहेगा, ठीक है। 60 क्वेश्चन और 30 मिनट में आपको ख़त्म करने होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका जो है ये क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय से मिल जाएं। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये 7500 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पदार्थ के परमाणुवाद या एटॉमिक जो थ्योरी थी ये किसने दी थी। सभी लोगों को आंसर पता होना चाहिए। केवल आप लोगों को पता है, यहाँ पे 10 मिनट का समय मिलता है आप लोगों को और उसके बाद इसका आंसर हम लगा देते हैं। अगर आप लोगों को आता है आंसर तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे कल आपने गूगल मीट पर क्लास ली तब हमको आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो सभी लोगों तक लिंक शेयर की गई थी। जो हमारा गूगल मीट पर कल क्लास हुई थी उसमें उसकी लिंक हमने आपको अपने जो सुपर 20 बैच में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, 53 या 54 लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों तक उसका लिंक गया था। तो वो लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पाए, तो अब चिंता नहीं करेंगे क्योंकि आगे जब भी ऐसी कोई मीटिंग रखी जाएगी तो आप लोग उसमें तब शामिल हो जाना, ठीक है। अब आप लोग केवल यहाँ पे आंसर देंगे और ज़्यादा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसने एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो डाल्टन जो थे या डाल्टन इसको बोल सकते हैं, इन्होंने दी थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता क्या कहलाता है। ये जो सीरीज चल रही है ये पीएजी ग्रुप की है, ठीक है। कुछ लोग पूछते रहते हैं हमेशा, तो पीएजी ग्रुप की है। पीसीएम और पीसीबी वाले ग्रुप के स्टूडेंट जो भी हैं वो रिवीजन करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। आप लोग रिवीजन करने का अगर आपके पास टाइम है तो अच्छी बात है, यहाँ पे 30 मिनट रुक करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता क्या कहलाता है, तो एटम कहलाता है, मतलब परमाणु। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आविष्कार लिखा है और यहाँ पे आविष्कारक लिखे हैं, ठीक है। हमने ये आपको बहुत बार बता चुके हैं, ये आपको क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है। ईंट पर नाच करके एक ट्रिक बताइए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थॉमसन ने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी, ये भी ऑप्शन आपका सही है। और आपका जो है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो चैडविक ने की थी, ये भी आपका सही है। और फोटोन का ये आपका ऑप्शन गलत है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे लास्ट में कि फोटोन की खोज किसने की थी। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है, ठीक है। मतलब परमाणु के नाभिक में क्या क्या चीज़ होती है, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेकंड का समय है आपके पास, आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों को हमने बताया था कि जो इसका नाभिक होता है उसमें क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके बाहरी ये कक्षक में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो उसको हम पीडीएफ में सही करके दे देते हैं, ठीक है। वैसे जो है गलत नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग ह्यूमन हैं, रोबोट नहीं है, तो कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। उसको जब हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं तो उसको सही करके दे देते हैं। वैसे
ज़्यादातर सही आपके ये सभी क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी दिन कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, ठीक है। कमेंट करेंगे नीचे तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे सब सही कराए जाते हैं, तो ये हर एक जगह ऐसा हो जाता है, कहीं कहीं किसी जगह मतलब कहीं कहीं कभी भी कोई क्वेश्चन एक आध गलत हो जाता है, ठीक है। तो वो आप लोग समझ रहे होंगे, ये ह्यूमन एरर होता है, ठीक है। मतलब कभी कभी हम लोग आप लोगों से भी गलती हो जाती है, तो उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। मतलब रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की थी या सबसे पहले पता किसने लगाया था, तो बताएंगे आप लोग। यहाँ पे पूछ रहा है सर्वप्रथम किसने लगाया था इसमें पता, ठीक है। पता किसने लगाया था ये पूछ रहा है, तो सर्वप्रथम इसका पता जो है वो हेनरी बैकरल ने लगाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसमें आंसर देते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि आप लोग प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, ठीक है। और क्लास अगर अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने साथ वाले सभी स्टूडेंट तक इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। आप लोगों को पता होगा ना, कपूर में सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है, ठीक है। सीधा सॉलिड से लिक्विड की अवस्था नहीं आती है, इसमें सीधी सॉलिड से गैस बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, मतलब सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन, हर एक स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन का आंसर देता रहेगा, जिससे हमें पता चल सके कि कौन स्टूडेंट आंसर दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। आंसर तो आपको पता ही होगा कैसे देने हैं। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, तो आप लोग 7 का ए लिख देंगे। और चलिए आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को पता ही होगा 1 जुलाई से हमारा जो है नया एकदम नए अंदाज के साथ बैच शुरू हो रहा है। कौन सा? सुपर 20 बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। इसमें हम लोगों का जो है वो 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन कराने का टारगेट रहेगा, ठीक है। ये 1 जुलाई से ही होगा, मतलब कल के बाद परसों ये स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अगर इस बैच में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं। इस बैच में कैसे जुड़ना है वो हमने आपको सब बता चुका है, हम आपको पहले ही सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। कैसे जुड़ना है, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप लोगों को मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे तो उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें जितने भी प्रोटॉन उपस्थित होंगे, ठीक है, जितने भी प्रोटॉन यहाँ पे उपस्थित होंगे उसको हम लोग उसका एटॉमिक नंबर बोल देंगे। अगला क्वेश्चन, और इसमें क्या ऑप्शन है, द्रव्यमान किसको, द्रव्यमान संख्या किसको बोलेंगे? तो m = n+p, मतलब मास नंबर = न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो उसका मास नंबर निकल आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 सेकंड का समय है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है। 1 ग्राम अणु का आयतन आपसे पूछा गया है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 22.4 लीटर, ठीक है। सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका मान क्या होता है? इसी को हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या किसको बोलते हैं? तो 6.023 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 6.023 × 10⁻23, ठीक है। 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन ये आया हुआ है आपके यूपी कैडेट एग्जाम में, ठीक है। यूपी कैडेट के एग्जाम में ये आया हुआ है। किसी दिन आपका जो मॉडल पेपर हम लोग कराएंगे तो आप लोग उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियम की खोज किसने की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे, मैडम क्यूरी, हेनरी बैकरल या आ और ब दोनों, मतलब ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
10 सेकंड का समय केवल आपके पास है। और चलिए टाइम आपका ओवर। सभी लोग 10 सेकंड में ही इसका आंसर दे दिया करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है और कौन नहीं है, जिससे कि हमें PDF वगैरह प्रोवाइड करने में परेशानी ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी दोनों ने मिलाकर के रेडियम की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में सर्वाधिक विलायक कौन है? इनमें से सर्वाधिक विलायक है, सर्वाधिक विलायक कौन है? जल, एल्कोहल, ईथर या फिर नेफ्थलीन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वाधिक विलायक, मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? यहाँ पे जल हो जाएगा। ठीक है, मतलब सब में कौन मिल पाता है, तो सर्वाधिक विलायक कौन है? जल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रक्रिया देता है? मतलब अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? लाल कर देता है, पीला कर देता है, हरा कर देता है, या फिर कोई असर नहीं होता है? तो लिटमस पेपर को कैसा कर देता है ये? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नीले लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है। ठीक है, और जो क्षार होते हैं वो उनका क्या होता है? वो लाल को नीला कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त का pH मान कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में 1-2 बार पूछा गया है, सभी लोगों को पता होना चाहिए रक्त का pH मान कितना होता है। इसका आंसर सभी लोगों का सही आना चाहिए। चलिए टाइम ओवर आपका। 7.4 इसका pH होता है रक्त का। ठीक है, रक्त का pH कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है। शुद्ध जल का pH मान यहाँ पे पूछा है 6, 7, 8 या 9। चलिए टाइम आपका ओवर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 इसका pH होता है। अगला क्वेश्चन, ड्यूटेरियम में क्या होता है? ड्यूटेरियम एक प्रोटॉन एवं एक न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन एवं एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर देंगे। 10 सेकंड का समय है केवल आपके पास। तो ड्यूटेरियम में क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को ड्यूटेरियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ड्यूटेरियम ये क्या होता है? ये हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक होता है, मतलब ये हाइड्रोजन का ही एक समस्थानिक होता है, सबस्थानिक। ठीक है, ये जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1H2। ठीक है, अब आप लोगों को पता है ये नीचे वाला जो 1 लिखा होता है ये क्या होता है? ये एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर वाला ये 2 लिखा है ये क्या होता है? ये एटॉमिक वेट होता है। तो अब आप लोगों को फॉर्मूला भी पता है। फॉर्मूला क्या पता है? किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो किसी भी नाभिक में उपस्थित, ये हमने पीछे अभी क्वेश्चन कराया ना आपको, किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो गई। तो प्रोटॉन कितने हो गए आपके? क्लियर हो गए, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 1 प्रोटॉन वाला। ठीक है, अब 2 प्रोटॉन वाले ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे, इसमें भी 1 प्रोटॉन है, इसमें भी 1 प्रोटॉन है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन निकालेंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है आप लोगों को पता होगा। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? तो m=n+p आपको बताया गया था फॉर्मूला। ठीक है, n यहाँ पे क्या है? न्यूट्रॉन, और p क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे पता है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या पता है, मास नंबर भी आपको पता है। मास नंबर कितना है? जो ऊपर वाला ये लिखा होता है वो मास नंबर है। तो कैसे निकालेंगे इसको आप? 2=n+1। ठीक है, p का मान 1 ही तो है ना, प्रोटॉन 1 है। तो ये 1 जो इधर बना है वो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, मतलब 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ठीक है, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप कुछ नहीं था, इसमें केवल आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालना बहुत सरल चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर देंगे, तो देख के आपको उसके बारे में सिखा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, सबसे हल्का तत्व। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग, भारी जल जो होता है ना, हैवी वाटर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हैवी वाटर का फॉर्मूला बताइए, किसी को पता है?
अगर नहीं पता है जिसको तो वो नोट कर लेगा। भारी वाटर जो होता है, मतलब हैवी वाटर जो होता है, भारी जल होता है, उसका फॉर्मूला D2O होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है। और वैसे साधारणतः जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, H2O होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको नोट कर लीजिए। भारी जल का क्या होता है, D2O। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब आप लोग, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए ना, सबसे हल्का तत्व सभी लोगों को पता होना चाहिए कौन सा है। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, आप लोग इसका आंसर लगाएंगे और सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, जिससे कि सभी लोग आपके साथ वाले यहाँ पे जुड़ सकें। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हीलियम सबसे हल्का तत्व है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं या प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं। ऑक्सीडेशन कैसी प्रोसेस है, इसमें क्या किया जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पे हमने आपका फॉर्मूला क्या बताया था, भारी जल का D2O था। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आपको बताया यहाँ पे। D2O जो होता है वो आपका क्या होता है, D2O यहाँ पे। ठीक है, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम आपको क्या बताएं, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन से दोबारा देखेंगे आप लोग इसको। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, मतलब सबसे हल्का तत्व कौन, यहाँ पे आपसे सबसे हल्का तत्व पूछा था। ठीक है, अभी हमने आपको क्या बता दिया था, अभी हमने आपको जो है वो इसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, हीलियम बता दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग लिख लेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन अब यहाँ से आप लोग देखेंगे, ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ से आगे ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वो जल्दी में क्वेश्चन आपका बता दिए थे तो अभी उसका ध्यान आ गया था। चलिए, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। और रिडक्शन में क्या होता है, मतलब अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है, या ये सभी है। तो वायु आप लोगों को पता होगा क्या है, ये एक मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादन किया था, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, तो मेंडलीव। ठीक है, आधुनिक आवर्त का नियम जो है मेंडलीव ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे जुड़े रहेंगे और ये क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सबसे अधिक विद्युत जो इलेक्ट्रोमैग्नेट एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर क्लोरीन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों को पता ही होगा, द नॉलेज प्लाजा प्रीमियर लीग चल रहा है। ये आप लोग अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु घनत्व या कोई नहीं। तो इसका आंसर तो सभी लोगों को सही पता होना चाहिए। ठीक है, जो आधुनिक है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर थी और जो पहले वाली थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 सेकंड का आपको समय मिल जाता है तो सभी लोग आंसर जरूर दे देंगे। ठीक है, जिससे हमें PDF प्रोवाइड करने में परेशानी ना हो। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के, परमाणु क्रमांक के
परमाणु घनत्व के, या ये सभी। तो 10 सेकंड तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, उसमें आप लोग आंसर दे देंगे। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, परमाणु भार के। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी तत्व कौन सा है? स्ट्रोंशियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम या फिर लिथियम। तो सबसे भारी तत्व यहाँ पे पूछ लिया गया है। सबसे हल्का हमने आपको क्या बताया? हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा बताया हमने? हाइड्रोजन। अब सबसे भारी की बात आपसे यहाँ पे पूछ ली गई है, तो सबसे भारी आपका यूरेनियम हो जाता है। ठीक है, सभी लोग आंसर करते रहेंगे। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? आपसे अयस्क भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन में, पेपर में आपके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग तैयार करते चलेंगे साथ के साथ। इसका PDF जो लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे उनको मिल जाएगा अभी, तो वो वहाँ से सब कुछ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट जो है वो आपका आयरन का अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कौन सी है? पीतल, जर्मन सिल्वर, कांसा या फिर मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम की मिश्र धातु आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, BHU में भी और आपके UP कैटेट में भी बहुत बार, एक बार नहीं, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग सही से याद कर लेंगे। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जिसको भी पता है वो बता सकता है यहाँ पे। चलिए, जर्मन सिल्वर जो है वो तांबा और जस्ता और निकिल का जो मिश्रण है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मतलब जर्मन सिल्वर किस किस को मिलाकर बनाई जाती है? तो तांबा को, जस्ता को और निकिल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पीतल पूछ लिया गया है, पीतल किसका मिश्रण होता है? जो पीतल होती है वो किसका मिश्रण होती है? तो इसका आंसर सभी लोग बता दीजिए, पीतल जो है वो किसका मिश्रण होती है? 10 सेकंड का समय आपके लिए ही रहता है। चलिए, टाइम आपका ओवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, पीतल किसका मिश्रण होती है या किसका मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ते का। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? एल्यूमिनियम या जो है एल्यूमिनियम किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? बॉक्साइट से, कोरंडम, फेल्सपार या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो एल्यूमिनियम होता है वो किसके निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो इन सभी से ही। ठीक है, बॉक्साइट, कोरंडम और फेल्सपार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिच स्टोन किस धातु का अयस्क होता है? पिच स्टोन जो होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग बताइए। पिच स्टोन जो होता है वो किस धातु का अयस्क होता है? ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे ही रहे होंगे, तो सभी लोग आंसर बता दीजिए फिर इसका। चलिए, टाइम ओवर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोरंडम से। ठीक है, पिच स्टोन जो है वो किस धातु का अयस्क होता है? कोरंडम का। अगला क्वेश्चन, जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, लेकिन जिस पे हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दे रहे हैं वो तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल। जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट या ये सभी। चलिए, सभी लोग इसका आंसर देंगे। 10 सेकंड का टाइम केवल आपके लिए रहता है। चलिए, टाइम आपका ओवर हो गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? इसमें प्रमुख कारण इसका पूछा गया है, तो प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रमुख कारण पूछा गया है। ठीक है, जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल की कठोरता कैसे दूर किया जा सकता है? जल की कठोरता को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? जल में ब्लीचिंग पाउडर डालकर, जल में क्लोरीन डालकर, जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर या जल में DDT डालकर। तो जल की कठोरता को हम लोग दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट का यूज करके हम लोग इसकी कठोरता को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या होता है?
तो जो जल की अस्थायी, आप लोगों को पता होगा जल में दो तरह की कठोरता पाई जाती है, एक स्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। तो इसमें अब आपसे क्या पूछा गया है, अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है। अभी आप लोग स्थायी का पढ़ लीजिए, अब आप लोग अस्थायी का बताएंगे। तो अस्थायी के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, जो जल की अस्थायी कठोरता को, मतलब अस्थायी का क्या होता है, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, मतलब इसको ये स्थायी नहीं है, और स्थायी कठोरता आ गई वो स्थायी हो जाती है। स्थायी और अस्थायी तो आप लोग समझते होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट। तो ए और सी दोनों ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मतलब जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या होता है, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और नाइट्रेट के कारण। अगला क्वेश्चन, साधारण कांच किसका मिश्रण होता है। साधारण जो कांच होता है वो किसका मिश्रण होता है। ठीक है, आधा घंटा आपका होने वाला है, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे जब तक हमारे क्वेश्चन सभी खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक क्लास चलती रहेगी। ठीक है, साधारण कांच किसका मिश्रण होता है, सिलिका का, सोडियम सिलिकेट का, कैल्शियम सिलिकेट का, या इन तीनों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो साधारण कांच होता है वो तीनों का ही मिश्रण होता है, सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुयान के टायर ट्यूबों में कौन सी गैस भरी रहती है। ये आपसे जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वायुयान जो होते हैं इनके टायर ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, हीलियम, आर्गन, नियॉन या फिर रेडॉन। तो 10 सेकंड का समय केवल आपके लिए है, आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, और जिसको नहीं पता है कमेंट वो भी करेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियॉन। अगला क्वेश्चन, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो गुब्बारे में आपकी हीलियम गैस भरी जाती है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, जो सबसे हल्की गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है, लेकिन गुब्बारे में जो है वो कौन सी भरी जाती है, तो हीलियम भरी जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है। जो फोटोग्राफी में आपसे पूछ लिया जाए कि फोटोग्राफी में क्या प्रयोग होता है या किसका प्रयोग होता है, तो हाइपोविलियन का। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हाइपोविलियम का रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है, आप लोगों को पता हो तो आप लोग 10 सेकंड में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। ये द नॉलेज प्लाजा प्रीमियर लिंक आपका यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, 18% लोग ऐसे यहाँ पे जुड़े रहे हैं, अभी 18.5% जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो केवल यहाँ पे देखते ही हैं। ठीक है, मतलब वो केवल यहाँ पे वीडियो देख लेते हैं और चले जाते हैं। तो भाई आप ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि क्लास के जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो आपको समय पर मिल सकें। ठीक है, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, लाफिंग गैस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके यूपी कैटेट और बीएचयू में भी। ठीक है, लाफिंग गैस कौन सी गैस है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, बहुत बार पहले आपकी परीक्षाओं में ये आ चुका है। तो आप लोगों को पता होगा कि लाफिंग गैस कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए सभी लोग। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अब बताएंगे यहाँ पे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। नाइट्रस ऑक्साइड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग हमको ये बताएंगे, जिसको भी यहाँ पे पता हो तो वो लोग कमेंट कर सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड का जो है फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं, उसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। जिसको भी पता है, जिसको नहीं पता है वो लोग नोट कर लेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, NO2 नहीं कर देंगे आप लोग, क्योंकि कुछ लोग NO2 भी लगा देते हैं। ठीक है, NO2 नहीं लगाएंगे, N2O इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का
फॉर्मूला क्या होता है N2O, ठीक है। चलिए आप लोगों से ऑप्शन में फॉर्मूले से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लेंगे। हंसाने वाली गैस जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है N2। अगला क्वेश्चन, किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? इनमें से किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है, मतलब कार्बन का प्रतिशत इसमें से किसमें अधिक होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा क्लास चलेगी और उसके बाद आपकी जो है क्लास ख़त्म कर दी जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ढलवा लोहा, ठीक है। कार्बन की प्रतिशतता आप लोगों को, सभी लोगों को पता है, ढलवा लोहे में अधिक होती है। ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे, इसका आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन तब तक देख लेंगे। सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? इसका आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए। सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? सोना, एल्यूमिनियम, हीरा या फिर चांदी? सभी लोग 10 सेकंड में आंसर दे दिया करें, जिससे हमें पता चल जाए कौन कौन यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको हम लोग PDF प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और जो लोग बीच में जुड़ते हैं वो लोग शुरुआत से क्लास को देखेंगे। जो लोग बीच में जुड़ते हैं क्लास में वो लोग शुरुआत से क्लास में देखेंगे, तभी उनका कुछ कल्याण हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। सभी लोगों को पता है हीरा जो है वो सबसे कठोर तत्व होता है। अगला क्वेश्चन, वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण मिश्र या भिन्न होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? जिसके रासायनिक गुण तो समान होंगे लेकिन भौतिक गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसमें ऐसे सवाल में कुछ नहीं होता है, ऐसे सवाल में कुछ नहीं होता है, केवल इसकी जो है वो भाषा थोड़ी तब कर दी जाती है। अब रासायनिक गुण अगर अलग अलग हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनके भौतिक गुण समान होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बोल दिया है कि रासायनिक गुण समान है और भौतिक गुण उसके अलग हैं। तो वो कौन से हैं यहाँ पे? बहुलक, समावयवी, अपर रूप या फिर समभारिक? समभारिक आप लोगों को पता होगा, इनके परमाणु जो भार होते हैं वो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। अगर परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गए तो रासायनिक गुण उसके भी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अपर रूप, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन, ये सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ये हुआ करता था, अब ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया है। आप सभी लोगों को भी इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट का यूज होता है। अगला क्वेश्चन, एक ही अणुसूत्र बनाने वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? एक ही अणुसूत्र बनाने वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? आप लोगों को अगर आंसर आता है तो आप लोग 10 सेकंड में लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पे वेट करेंगे 10 सेकंड का और उसमें हम इसका आंसर लगा देंगे, ठीक है। 10 सेकंड बाद हम इसका आंसर लगा देंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका समावयवी। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग 1 जुलाई से जब क्लास में आएंगे तो उसमें जो क्वेश्चन देखेंगे वो बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप लोग 1 जुलाई को, जब 1 जुलाई से क्लास में आएंगे तो वो हमने हैंड रिटन जो क्वेश्चन थे वो आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो वो आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग चाहें तो उसका जो है वो 1 जुलाई को वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या होते हैं? समावयवी होते हैं, कार्बन के अपर रूप होते हैं, समस्थानिक होते हैं या धातु होते हैं? तो सभी लोगों को पता है ये कार्बन के अपर रूप होते हैं, ठीक है। कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का, एनिलीन का, सेलुलोज का या फिर ग्लूकोज का? 10 सेकंड आपके लिए। चलिए टाइम आपका ओवर, सभी लोग आंसर दे देंगे और अपना उपस्थिति दर्ज करा देंगे हर एक क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एथिलीन। सभी लोगों को कमेंट करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोगों की उपस्थिति भी तो पता चले कौन कौन है यहाँ पे, कौन कौन नहीं है, कौन कौन शुरुआत में था, कौन कौन लास्ट तक टिका रहा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? जो प्राकृतिक रबर होती है वो किसका बहुलक होती है? ये क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आइसोप्रीन का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। आप लोगों को सभी क्वेश्चन ये याद करने हैं और ये क्वेश्चन कैसे आप लोग याद कर पाएंगे? जब आप लोग लास्ट तक क्लास में जुड़े रहेंगे, जिससे कि आपको PDF मिल जाए। PDF नहीं मिलेगी
तो आप लोग कैसे याद करेंगे, इसलिए आप लोगों को डेली क्लास में आना चाहिए, ठीक है। डेली क्लास में आप लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे और उसके बाद तुरंत इसका PDF आपको मिल जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद और 10-12 क्वेश्चन हैं वो भी कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिटुमिनस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है। तो 10 सेकेंड आपके लिए, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन या मेथेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, मेथेन गैस होती है इसमें, ठीक है। जो मीथेन गैस होती है वो इसमें होती है गोबर गैस में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोग सही कर लेंगे थोड़ा, 46 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोग थोड़ा सही कर लेंगे। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है, सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कर लेंगे आप लोग। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट होता है। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, तो मेथेन गैस होती है। द्रवित पेट्रोलियम गैस मतलब LPG किसका मिश्रण है, LPG किसका मिश्रण होता है, एथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, प्रोपेन एवं आइसोटोन का, ब्यूटेन एवं मेथेन का, ब्यूटेन एवं इथेन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथेन, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे जिससे कि हमें पता चल सके कौन कौन यहाँ पे आंसर दे रहा है। संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित रेशा कौन सा है, संश्लेषित रेशा है इनमें से संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो रेयॉन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। जिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दें वो तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है, किसी ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाती है। परमाणु संख्या, प्राकृतिक संख्या, ऑक्टेन संख्या या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन, जो रॉकेट को चलाने के लिए प्रयुक्त होता है ईंधन, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोल गैस, बायोमास, कोक या फिर प्रणोदक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोल गैस। अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। CNG में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक होता है, CNG में सर्वाधिक मात्रा में, कॉन्फ्रेंस नेचुरल गैस इसका फॉर्म है, आप लोग लिख लीजिए, कॉन्फ्रेंस नेचुरल गैस। CNG में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक, इसमें से CNG में सबसे ज़्यादा कार्बन का कौन सा यौगिक होता है, ये पूछा गया है। मेथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन या फिर आपकी एथेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथेन इसमें सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, एस्प्रिन का रासायनिक नाम, एस्प्रिन का रासायनिक नाम, एस्प्रिन का रासायनिक नाम सभी लोगों को पता होगा। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एसिटल सैलिसिलिक अम्ल, एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, द नॉलेज प्लाजा प्रीमियर लिंक तो यहाँ पे चल ही रही है, और आप लोगों को अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और अपने साथ वालों तक इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम आपके और ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सकें, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस और इससे भी अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको 1 जुलाई से देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको, मोटर वाहनों में धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है। मोटर वाहनों में, जो मोटर वाहन के धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस, आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं वो, कोई भी, अभी तो नहीं, पहले देखा होगा कि कोई भी गाड़ी निकल जाए, उसके जो वो धुआं होता है उसको सूंघने के लिए चले जाते हैं, तो वो बहुत विषैली गैस होती है। आप लोगों को अगर कोई ऐसा करते हुए दिखाई देता है तो आप लोग उससे मना कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो विषैली गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, बहुत ही जहरीली गैस होती है ये। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे और ना ही लोगों को करने देंगे। अगला क्वेश्चन,
जल का जमकर बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन या अवांछनीय परिवर्तन? हमने आपको बताया था जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अगर परिवर्तन हो गया तो उसका मूल बन सकता है। मतलब जैसे जल का जमकर बर्फ बनना, अगर बर्फ बन गई है तो बर्फ से हम लोग जल भी बना सकते हैं। अगर जल बन जाएगा तो ये भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। अगर जल नहीं बनता है तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि बर्फ़ अगर बन जाए तो उससे जल भी हम लोग बना सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे आपकी रोटी का सड़ना, रोटी अगर सड़ गई तो उसको सही नहीं हम कर सकते, मतलब अच्छी नहीं बना सकते, तो वो आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन का। अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनना किसका एग्जाम्पल होता है? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दूध से दही बनना मतलब दूध से अगर दही बन गया, ठीक है, तो दही से आप लोग दूध बना सकते हैं या नहीं? आप लोग कहेंगे नहीं बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। अगर दूध से दही आप लोग बना लेते, मतलब दही से आप लोग दूध को बना लेते तो क्या होता? ये भौतिक परिवर्तन हो जाता, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब आप लोगों को एग्ज़ाम में अगर पूछे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछे, तो आप लोग उसको केवल एक ही चीज़ देखेंगे कि इससे ये मूल चीज़ बनाई जा सकती है या नहीं। अगर बनाई जा सकती है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है, नहीं बनाई जा सकती है तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? तो ताप सर्वाधिक प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, 59 क्वेश्चन है आज आपके टेस्ट में। लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है। लौह धातु पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लौह धातु पर अगर हम लोग जिंक की परत को चढ़ा दें तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है? कौन सी गैस है जो चूने के जल को दूधिया कर देती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपके 59 क्वेश्चन थे। 59 में से आपके कितने सही हैं? आप लोग सभी लोग बताएंगे 59 में से आपके कितने सही गए। तो आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल अगर आपकी वीडियो नहीं आई तो परसों से हम 1 जुलाई से आपका नई जो सीरीज़ चलेगी वो शुरू करेंगे, ठीक है। वैसे कल भी आपको वीडियो मिल सकती है तो आप लोग उसमें आएंगे, ठीक है। कल आपको जो वीडियो मिलेगी, मतलब कल आपका जो टेस्ट होगा उसमें भी आप लोग आएंगे। अगर नहीं, आपको टेस्ट आपका नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 1 जुलाई से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे या पूछे जाते रहेंगे वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको कराएंगे, मॉडल पेपर भी कराएंगे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। तो आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको कल। तब तक के लिए आपको कोई भी क्वेरी अगर इससे वीडियो से रिलेटेड रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और उसका रिप्लाई आपको देखने के बाद दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।